मैं मानवी आप सभी का एनडीटी न्यूज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। देश भर में किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। ट्रेनों और बसों के जरिए 10 मार्च को दिल्ली कूच आह्वान के बाद दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। इसको लेकर नई दिल्ली इलाके में किसी भी तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले महिलाओं और मजदूरों को बर्बरतापूर्ण हिरासत में ले लिया गया है। इसको लेकर रेलवे पुलिस भी अलर्ट कर दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 4 मार्च को किसानों से संबंधित लगभग 100 एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी है। इसमें यूनियन नेता और किसानों के समर्थकों के अकाउंट हैं। यह तीसरी बार है कि केंद्र सरकार ने विरोध के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी। साथ ही 2021 के किसान आंदोलन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बेंगलुरु फिल्म महोत्सव पर स्क्रीनिंग करने पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद कई किसान नेताओं का कहना है कि वे इस दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला आंदोलन की क्रांतिकारी विरासत को याद करते हुए देश भर में उल्लास के साथ कई कार्यक्रम हुए। दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी पर भी महिला संगठन संघर्षशील महिला केंद्र द्वारा 8 मार्च के दिन नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से देश विदेश के महिला क्रांतिकारियों के योगदान को याद किया गया और महिला मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। वहीं दिल्ली में 6 मार्च को जंतर मंतर पर महिला संगठनों द्वारा आयोजित एक जनसभा को रोकने के लिए पुलिस ने भारी बल का प्रयोग किया। महिला संगठनों द्वारा जारी किए गए वीडियो में पुलिस बर्बरता के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के दौरान उनका गला दबाया गया, गाली गलौज किया गया और मारपीट की गई। उन्होंने दिल्ली पुलिस की बर्बरता को जनतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि महिला आंदोलन को समर्पित दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम पर सत्ताधारी पार्टी की क्रूर कार्रवाई ने भाजपा के महिला विरोधी चेहरे को सामने लाकर रख दिया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी से परेशान लोग मजबूरन विदेश में काम करने जा रहे हैं। इसी बीच एक खबर रूस से आई है, जहां रोजगार के लिए रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीय मजदूरों ने सरकार से वापस अपने देश लाने की गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। बता दें कि पिछले हफ्ते 7 भारतीय मजदूरों ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई और सरकार से मदद मांगी। इसमें से हरियाणा के 2 और 5 मजदूर पंजाब से बताए जा रहे हैं। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 100 भारतीय ऐसे ही पिछले 1 साल में रूस की सेना में काम कर रहे हैं। विदेशों में काम करने जा रहे भारतीयों के खराब हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार ने तत्काल उन्हें वापस लाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने की मांग की है। इस हफ्ते नागालैंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को फ्री मूवमेंट रिजाइन खत्म करने के फैसले के पुनर्विचार की मांग उठाई है। सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागा लोगों के सदियों पुराने ऐतिहासिक, सामाजिक, आदिवासी और आर्थिक संबंध बाधित होंगे। सदन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से परामर्श करते हुए सीमा पार लोगों की आवाजाही के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की।
बता दें कि बीते हफ्ते मिजोरम विधानसभा ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। वहीं मणिपुर विधानसभा ने राज्य की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के निवासियों का पता लगाने के लिए एनआरसी कराने की केंद्र सरकार से मांग की गई। बाहरी लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के नाम के लिए इस फैसले को पहाड़ों पर रह रहे लोगों के अधिकारों पर हमला बताया जा रहा है। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास सामूहिक खेती के चलन के कारण जमीन का पट्टा नहीं है, जिसके कारण जमीन के कागजों के माध्यम से नागरिकता साबित करना मुश्किल है। जानकारों के अनुसार सरकार के इस कदम से राज्य की पहले से बिगड़ी स्थिति और खराब होने की आशंका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता के बेटे के लिप्त होने की लगातार आवाज उठाने वाले स्थानीय पत्रकार आशुतोष नेगी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष नेगी हिंदी अखबार जागो उत्तराखंड के संपादक हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि नेगी की गतिविधियां संदिग्ध हैं और उनकी कार्रवाई के पीछे समाज में अराजकता और कलह पैदा करने का उद्देश्य है। बताना चाहेंगे कि सितंबर 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के वनांतर रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, को कथित तौर पर एक बहस के बाद पुलकित ने नहर में धक्का दे दिया था। इस मामले पर आशुतोष नेगी की रिपोर्टिंग और परिवारजनों के प्रदर्शन के बाद ही मामला विस्तृत रूप से सामने आया था। आरोप लगाया गया है कि आशुतोष नेगी को खामोश करने के उद्देश्य से ही उन पर कार्रवाई की गई थी। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद शिकायत करने पर पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के जामनगर में रिलायंस समूह ने वनतारा नाम की विशाल वन्यजीव परियोजना की घोषणा करी है, जिसे प्राइवेट जू की संज्ञा दी जा रही है। परियोजना के प्रमुख अनंत अंबानी ने बताया कि इसमें हाथियों समेत कई अन्य वन जीवों को भी रखा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संस्थान और एक्टिविस्ट इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग कार्यक्रम में देश विदेश से आए मेहमानों को वन्यजीव दिखाने के लिए देश विदेश से जानवरों को जंगलों से लाया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार चुप है। उनका आरोप है कि सरकार एक तरफ संरक्षित जंगलों और नेशनल पार्कों की जमीनों को पूंजीपतियों और खनन माफियाओं को सौंपकर जल जंगल जमीन पर हमले कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस के प्राइवेट जू जैसे कदमों को बढ़ावा देकर वन्यजीव संरक्षण का ढकोसला कर रही है। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को लेकर उत्तराखंड और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जनसंख्या स्वास्थ्य शोधार्थी एसवी सुब्रमण्यन और उनके साथियों द्वारा 2010 से 2021 के बीच 92 निम्न आय व मध्यम आय वाले देशों में हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण का अध्ययन कर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। शोध में सामने आया है कि साउथ एशिया में जीरो फूड बच्चों का प्रचलन सबसे अधिक है, जो अनुमानित 80 लाख है। अकेले भारत में ही यह आंकड़ा 67 लाख से अधिक बताया गया है। जीरो फूड वाले बच्चे 6 महीने से 24 महीने की उम्र के वह शिशु या बच्चे हैं जिन्हें 24 घंटे की अवधि में कोई दूध या ठोस या अर्ध ठोस भोजन नहीं मिला है। इस अध्ययन में 2019 से 2021 के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग किया गया है। अध्ययन के अनुमान लगाया गया है कि भारत में शून्य खाद्य बच्चों की व्यापकता अफ्रीकी देश गिनी अरब माला के बाद सबसे ज्यादा अधिक है। लद्दाख में 6 मार्च को आम लोगों द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण लेह पूरी तरह से बंद हो गया। इस प्रदर्शन का आयोजन लद्दाखी नेतृत्व और केंद्र सरकार के बीच वार्ता की विफलता के उपरांत किया गया। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में व्यापक जन समर्थन और भागीदारी देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा के दिन आयोजित इस प्रदर्शन में सरकार द्वारा स्थिति के सामान्य होने के दावों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं।
बताना चाहेंगे कि मोदी की रैली से पहले कश्मीर में प्रशासन ने 7,000 सरकारी कर्मचारियों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली में शामिल होने को कहा था। निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 5:30 बजे विभिन्न पिकअप पॉइंट पर तैयार रहें, जहां उन्हें बसों में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। इधर जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 7 मार्च को होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित कर दी थी। एडवोकेसी ग्रुप हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 7,40,000 लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया है। इस दौरान देश में सरकारी कार्रवाई में 1.5 लाख से अधिक घर ढहे हैं। संस्थान द्वारा कहा गया कि जबरन बेदखली के लगभग सभी मामलों में सरकारी अधिकारियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन किया है। जानकार बताते हैं कि सरकार सभी बेघरों को आवास देने के बजाय घरों को तोड़ रही है, जिससे देश में बेघरों की संख्या बढ़ रही है, जो बेहद चिंताजनक है। बता दें कि बीते हफ्ते उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एक रैट माइनर के दिल्ली स्थित घर पर डीडीए ने बुलडोजर चला दिया। वकील हसन नामक रैट माइनर का कहना था कि डीडीए के बिना किसी सूचना या नोटिस के घर ढहा दिया गया, जिसके बाद उसे फुटपाथ पर ही रात गुजारनी पड़ी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर इजरायली सेना द्वारा उत्तरी गाजा में सहायता की प्रतीक्षा कर रहे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की घटना की सूचना दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली सेना के हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से नागरिकों की मौत के बाद समन जारी करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए कहा। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रोविजनल ऑर्डर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया था कि इजराइल बुनियादी सेवाएं और मानवीय सहायता सुनिश्चित करे। ज्ञात हो कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, 70,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग लापता हैं। बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने अर्जी दाखिल कर 30 जून तक का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसबीआई को खरीदे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना और राजनीतिक पार्टियों द्वारा इनके इस्तेमाल की सारी जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन में उपलब्ध करवानी थी। एसबीआई द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा क्लीन चिट के लिए पैसा देने वालों के नाम नहीं उजागर करना चाहती है, इसीलिए अर्जी लगाई गई है। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और उनके कर्मियों का उपयोग सत्तारूढ़ ताकतों के संकीर्ण राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। अपने स्टेटमेंट में एसबीआई द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कोताही की आलोचना की है। साथ ही आरोप लगाए गए हैं कि सरकार जनता के पैसे को अलग अलग माध्यमों से लूट रही है। हमारे राउंडअप में अभी तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। एनडीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर इस वीडियो पर लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें।